अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। पेश खिदमत है तलाश की किस्त नंबर 48। अगर तुम्हें कोई ऐसा मौका मिल जाए तो फिर क्या करोगी? मैंने कहा। अब वो हैरान परेशान मेरी तरफ देख रही थी। मैंने उसे कहा, बहुत देर के लिए हशमत और उसके साथी अपनी ही मुसीबत में फंस जाएंगे और तुम्हें भी बाहर जाने से रोकने टोकने वाला अब कोई भी ना होगा। तब तो तुम अपना काम दिखा सकती हो ना। बोलो, क्या कहती हो? यकीनन मैं कोशिश तो कर सकती हूँ जिसमें कामयाबी की मुझे ज्यादा तवक्को है, उसने जवाब दिया और बहुत मुतमईन जवाब था। हशमत और उसके साथियों से तो मैं हर तरीके से निमट लूंगा। मैंने भी आहिस्ता से कहा, मैं यही चाहता था कि आम लोगों का रेला मेरी तरफ बिल्कुल ना बहने पाए। खौफजदा तो मैं उनसे भी नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बेगुनाहों और सीधे सादे लोगों का कहीं पर भी खून बहे। वो मुस्कुराई। बात तो इस तरह करते हो गोया तन्हा नहीं बल्कि पूरी रेजिमेंट लेकर यहाँ आए हो और कोई तोपखाना भी साथ मौजूद है। इस वादी जैसी जगह पर अगर औसान बहाल रखे जाए ना तो तन्हा आदमी रेजिमेंट के बराबर भी हो सकता है। मैंने बहादुरी से जवाब दिया, और चंद दूर मार राइफलें तोपखाने का काम भी दे सकती हैं। वो कुछ कहने ही लगी थी कि दूर से कुछ शोर सुनाई देने लगा। वो एक लम्हे के लिए कान लगाकर सुनने के बाद बोली, कुछ लोग यकीनन इसी तरफ को आ रहे हैं। ये बात तो तय है कि तुम्हें मेरे घर में जरूर तलाश किया जाएगा। ये बताओ कि तुम सांस कितनी देर के लिए रोक सकते हो? तुम्हारे अंदाजों से कहीं ज्यादा देर के लिए, मैंने फौरन से जवाब दिया। मेरे अंदाजों को हकीकत से इतना दूर भी मत समझो। वो मामूली सी घबराहट और बहुत ज्यादा उजलत के बावजूद भी मुस्कुराई। मुझे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि तुमने योगा में बहुत ज्यादा मेहनत भी कर डाली है। इस दौरान उसने कदीम तर्ज की लकड़ी की एक वार्डरोब में से एक पुराना सा ताला ढूंढकर बाहर निकाला और वार्डरोब को ही ताला लगा दिया। नफसियाती चाल चलने की कोशिश कर रही हूँ, उसने खुद ही वजाहत कर डाली। हर देखने वाले का ख्याल सबसे पहले इसी अलमारी की तरफ को जाएगा, खुसूसन इसे ताला देखकर शक कभी तर हो जाएगा, जबकि मैं तुम्हें जिस जगह छुपाऊंगी वो बिल्कुल खुली जगह होगी। उसने मुझे अपने साथ आने का इशारा किया और उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बत्ती बुझा दी जिससे मैं अंदर आया था। इसके साथ ही दाएं हाथ पर एक और दरवाजा भी मौजूद था। दरवाजा क्या, बस लोहे की एक छोटी सी ग्रिल थी जो खुली हुई थी। अंदर पहुंचकर मुझे अंदाजा हुआ कि ये एक तवीलो अरीज किचन था जिसकी दो दीवारें उन दोनों कमरों से मिलती थी जो मैं अब तक देख चुका था। इस किचन के एक कोने में मिट्टी के तेल से जलने वाले चूल्हों पर मुश्तमिल वो निजाम मौजूद था जिससे बर्फबारी के दिनों में मकान को गर्म रखा जा सकता था। किचन में एक दीवार के साथ जस्त की चादर की एक बहुत बड़ी ताबूत नुमा पेटी भी रखी गई थी जिसका ढक्कन उस वक्त उठा हुआ था। करीब पहुंचकर मैंने देखा कि वो पेटी आधी से ज्यादा गंदम से भरी हुई थी। मैं सिंड्रेला का मकसद अब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुका था, और जब वो झुककर दोनों हाथों से पेटी के दरमियान से गंदम किनारों की तरफ को हटाने लगी तो मैं भी उसका हाथ बटाने लगा। चंद सेकंड में ही गंदम की कबर तकरीबन तैयार हो चुकी तो सिंड्रेला ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और उस पेटी में दाखिल होकर मैं उस कबर में लेट चुका था। उसने जल्दी में हाथ आने वाला पतला सा एक साफी नुमा कपड़ा मेरे चेहरे पर डाल दिया और गंदम की सतह बराबर करने लगी। इस दौरान बाहर से गेट थड़थड़ाए जाने की आवाज मैं सुन सकता था। जल्द ही गंदम ने मुझे ढांप लिया। जब गंदम के नीचे मैं छुप गया तो आवाज खासी मध्यम हो गई, ताहम गंदम की कब्र से बाहर की दुनिया से मेरा समात का रिश्ता यकसर नहीं टूटा था। हत्ता कि मैंने सिंड्रेला के दौड़कर किचन से बाहर जाने तक की भी आवाज सुन ली। चंद लम्हे बाद मुझे कहीं करीब ही से कुछ अफराद के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो यकीनन काफी तेज और तुंद आवाजों में बातें करते चले आ रहे थे, मगर मुझे मध्यम सी आवाजें सुनाई दे रही थी। फिर उनमें से एक वाज़ेह तहक्कुमाना और गरजदार आवाज सुनाई दी, इधर उधर हाँकने की जरूरत नहीं, हमने बस्ती के तकरीबन हर घर से पता करवा लिया है और मुझे ये भी मालूम है कि इस बस्ती में सब मेरे मानने और चाहने वाले लोग मौजूद हैं। मेरी इजाजत के बगैर कोई किसी अजनबी को पनाह बिल्कुल नहीं दे सकता। सिर्फ तुम ही हो जो किसी अजनबी को खुशामदीद भी कह सकती हो और यहाँ
उसकी आमद का सबूत भी मौजूद है। तुम्हारे तमाम मुहाफिज मरे पड़े हैं। क्यों? जवाब दो। मैंने कब कहा है कि वो यहाँ नहीं आया? सिंड्रेला की जारहाना आवाज सुनाई दी। तुम किसी और की बात तो सुनते ही नहीं, अपनी ही बकवास शुरू कर देते हो तो फिर चुप नहीं होते। तमीज से बात करो सिंड्रेला। गरजदार आवाज ने उसकी बात तकरीबन काट दी। यहाँ तो सिर्फ मेरे खास आदमी मौजूद थे जो मेरे इशारे के बगैर हरकत नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर तुम बाहर बस्ती के आम लोगों में, मेरे अकीदतमंदों में खड़े होकर इस तरह मुझसे बात करो तो वो तुम्हारी तिक्का बोटी जरूर कर डालेंगे। हशमत खान, सिंड्रेला की आवाज भी अब कुछ तेज हो गई थी, अगर तुम्हें इतना ही जोम है ना तो मुझे बाहर क्यों नहीं निकलने देते? एक बार आम लोगों में जाने तो दो, फिर देखो वो तुम्हारी तिक्का बोटी करते हैं या फिर मेरी। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। वही आवाज जो यकीनन हशमत खान की थी, गोया जहर में बुझकर निकली थी। अब ये ख्याल दिल से निकाल दो कि बाहर के लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए कोई अकीदत अब भी बाकी रह गई है। लोग तो तुम्हारा नाम भी भूल गए हैं। तभी तुमने इतने मुहाफिजों के घेरे में इतने अरसे से मुझे कैद में रखा हुआ है। सुबह से शाम तक मेरी निगरानी करते फिरते हो। सिंड्रेला अब तकरीबन गरज रही थी। अच्छा, अब बकवास को छोड़ो, मैं तुम्हारा बाहर आने का अरमान भी हमेशा के लिए पूरा कर दूंगा। हशमत खान गुर्राया। फिलहाल सिर्फ उस अजनबी की बाबत बताओ, कहाँ छुपा रखा है तुमने उसको? घर तुम्हारे सामने है, तलाशी ले लो। जहाँ तलाशी लेना चाहते हो ले लो। अपने बंदों को कहो तमाम घर छान मारे। सिंड्रेला ने नागवारी से कहते हुए इधर उधर देखा। मैंने उसे पनाह देने और छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन उस बदबख्त ने मुझ पर भरोसा ही न किया। अपने साये से भी बहुत ज्यादा मोहतात था। छलावे की तरह आया, मुहाफिजों को मारा, मुझसे चंद सेकंड बात की और पिछली दीवार फलांग कर बाहर निकल गया। मेरी जान भी इसलिए बख्श दी गई कि मैंने उसे हर तरह के ताउन की पेशकश कर डाली थी जो उसने एहतियातन कबूल नहीं की थी। बहरहाल वो कायल जरूर हो गया था कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों में से बिल्कुल नहीं। वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो इस घर को तुम्हारा घर समझकर यहाँ घुस आया था, लेकिन अफसोस ये तो मेरा घर था, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये वो घर था जहां तुमने मुझे कैद करके रखा हुआ था। एक लम्हे के लिए तो सकूत छा गया। सिंड्रेला इंसानी नफ्सियात के पेचो खम से बखूबी वाकिफ नजर आती थी और गुफ्तगू से दूसरों को कायल करने का फन भी जानती थी। बातों से मुतासिर करने की तुम्हारी सलाहियत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हशमत अली खान की आवाज ने अब सकूत तोड़ा। लेकिन मैं चूंकि खुद इस फन में तुम्हारा हरीफ हूँ, इसलिए आंखें बंद करके यकीन तो करने से रहा, मुझे तो कुछ न कुछ और करना है। तो फिर बातों में अपना और मेरा वक्त क्यों जाया किए जाते हो? सिंड्रेला ने गुस्से और बेजारी से जवाब दिया। मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे कर लो, जहाँ जी चाहे उसे तलाश करो, जाओ तलाश करो। मैंने महसूस किया कि वो शायद सोने के लिए सचमुच ख्वाबगाह की तरफ को चली गई थी। दफतन एक धमाके ने मुझे झुरझुरी सी लेने पर मजबूर कर दिया। धमाका गो के मुझे ज्यादा जोरदार महसूस नहीं हुआ था, लेकिन धमक से गोया जमीन भी तकरीबन हिल कर रह गई थी। लेकिन साथ ही मैंने ये भी महसूस किया था कि ये धमाका बम या बंदूक का बिल्कुल नहीं था। अब इसे उलट कर खोलो, और अगर वो मरदूद अंदर है ना तो बेहोश हो चुका होगा, वगरना तुम दरवाजा खुलते ही उसे छलनी कर देना। ये हशमत खान ही की आवाज थी और तब ही मैं समझ गया कि धमाका किस चीज का था। दरअसल उन लोगों ने दीवार के साथ खड़ी भारी भरकम अलमारी को फर्श पर तकरीबन गिरा दिया था। अगर उसके अंदर कोई मौजूद होता तो यकीनन एक बार तो उसका भेजा हिल जाता। गोया सिंड्रेला का नफ्सियाती हरबा कामयाब रहा था। सबसे पहले उसकी तवज्जो अलमारी की तरफ को ही गई थी। खड़ पड़ की कुछ और आवाजें सुनाई दी। फिर किसी ने कहा, इसमें तो बेकार कपड़ों के सिवा कुछ भी नहीं, यहाँ तो वो नहीं। बहरहाल मकान की तलाशी लो, कोई गोशा नजरअंदाज ना करो, कहीं पर तो होगा। हशमत खान ने हुक्म दिया। इसके बाद वक्फे वक्फे से कोई आवाज सुनाई देने लगी। वो लोग किचन में भी आए। किसी ने पेटी पर जोर से कोई चीज भी मारी जो गालिबन बंदूक का बट था। उसकी ये हरकत मुझे तलाश करने की ख्वाहिश से ज्यादा झुंझुलाहट की आयनादार मालूम होती थी। इसमें तो गंदम भरी है। एक आवाज आई, गंदम में भी छुरी वगैरह मार कर देखो। दूसरी आवाज ने मशवरा दिया, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया राज? पहली आवाज में बेजारी दर आई। हम किसी लाश को नहीं, जिंदा इंसान को तलाश करते हैं। जब से हम आए हैं तब से क्या कोई शख्स गंदम में दबकर जिंदा रह सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद कोई आवाज मैं सुन ना सका सिवाय धप धप के।
یہ ان کے بھاری جوتوں کی آواز تھی جو دور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے آواز معدوم ہونے کے بعد بھی تقریباً 1 منٹ انتظار کیا اور اس دوران میں نے یوگا کی مشق سے مکمل طور پر کام نہیں لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ گندم میں جتنی گہرائی میں دبا ہوا تھا وہاں سانس تو باقاعدہ طور پر نہیں لی جا سکتی تھی، لیکن کوئی ایئر ٹائٹ ڈبے کی سی کیفیت بھی نہ تھی۔ عام آدمی بھی 4-5 منٹ تو گزار ہی سکتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو مزید زیر مشق بالکل نہ رکھا اور سر گندم کی قبر سے باہر نکال لیا۔ کچن میں بدستور مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور کوئی شخص وہاں پر موجود نظر نہ آتا تھا، تاہم میں نے باہر آنے کی کوشش بالکل نہ کی۔ گندم سے سر نکالے وہیں لیٹا پڑا رہا۔ کچھ دیر بعد مجھے آوازوں سے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ ملحقہ کمرے میں ایک بار پھر جمع ہو چکے تھے۔ پھر کسی نے رپورٹ دی، مکان میں پائی اور سنڈریلا کے سوا کوئی موجود نہیں باس۔ ہم نے چپے چپے کہا۔ حشمت خان نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، مجھے میرے گھر سے باہر کہیں پر بھی باس کہہ کر مخاطب نہ کیا کرو، منوچی کہا کرو، مگر تمہاری سمجھ میں کوئی بات آتی ہو تب نہ۔ یہاں کون سا کوئی غیر موجود ہے باس، میرا مطلب ہے منوچی، پہلی آواز نے کچھ جھجکتے ہوئے دوبارہ کہا۔ سب اپنے ہی تو موجود ہیں، اور پھر ہم تو بات انگریزی میں کر رہے ہیں۔ مقامیوں میں سے تو کوئی تھوڑی بہت بھی انگریزی سمجھ سکتا ہوگا، لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ تمہاری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا نا کہ حکم بہرحال حکم ہوتا ہے، میرے حکم کے سامنے منطقے جھاڑنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ حشمت خان نے ناگواری سے جواب دیا اور غصے سے سب کو دیکھنے لگا، تاہم اس کی آواز میں پہلا سا دبدبا اور تنتنا بالکل نہ تھا۔ اور اگر بات منطق اور جواز کی تھی تب بھی تمہیں یاد رکھنا چاہیے تھا نا کہ اس وقت ہم اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اس سانپ کے پھن پر میں نے کس چالاکی سے پاؤں رکھا ہوا تھا؟ ذرا دباؤ کم ہوا تو ہمارا داؤ الٹا ہمیں ہی پڑ سکتا ہے، جانتے ہو تم؟ سانپ تو تم ہو حشمت خان۔ کچھ فاصلے سے سنڈریلا کی غصیلی آواز سنائی دی، جس نے اس وادی کے حقیقی وارثوں کو ڈس لیا ہے، ہمیشہ کے لیے ڈس لیا ہے۔ کاش ہم نے اسی وقت تمہارا سر کچل دیا ہوتا جب تم گھگیاتے ہوئے اس گھر میں آیا کرتے تھے۔ ہم میاں بیوی اس وقت تم پر ترس کھایا کرتے تھے، ہم اس وقت تمہیں نہیں جانتے تھے نا، اسی لیے اگر تم نے ہندوستان کی تاریخ پڑھی ہوتی تو تم کبھی ایسی حماقت نہ کرتی۔ حشمت خان نے کھسیانے کے بجائے استہزائیہ کہکا لگا کر اسے جتانا چاہا۔ انگریزوں نے اسی طرح تو مغلوں سے پورا ہندوستان ہتھیار کیا تھا، کیا تمہیں کچھ معلوم نہیں؟ تم بھی مجھے کسی انگریز ہی کا پلہ لگتے ہو، اور وہ بھی کسی کمینے قسم کا انگریز، سنڈریلا نے جل کر کہا۔ حشمت خان حالات کی تمام تر ناگواری کے باوجود شاید فی الحال کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ اس کی طرف سے کوئی سخت جواب سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تمہارے اندازے کے مطابق وہ کہاں چھپا ہوگا؟ کوئی غلط اندازہ ظاہر کر دو، اس نے اچانک سے پوچھا۔ ہو سکتا ہے وہ جنگل میں چھپا ہو، سنڈریلا نے ایک لمحے کے توقف سے جواب دیا۔ جنگل میں؟ حشمت خان نے ایک بار پھر استہزائیہ کہکا لگایا۔ تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ جنگل میں ہمارے چند درندے بالکل اسی طرح گھومتے پھرتے رہتے ہیں جس طرح کسی علاقے کے چوکیدار گشت پر ہوں۔ مشکوک انداز میں گھومتا ہوا کوئی بھی شخص ان کے عطاب سے کہیں بچ کر بھی نہیں جا سکتا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ تب تو شاید وہ اب تک اگلے جہان بھی سدھار چکا ہو۔ تم خامخواہ پریشان ہوتے پھرتے ہو، سنڈریلا نے اچانک سے کہا۔ تمہارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد میں بھی تقریباً اسی نتیجے پر جا پہنچا ہوں، حشمت خان اچانک سے بولا۔ اب اس کی طمانینت کی وجہ میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ میرے سلسلے میں کافی حد تک بے فکر ہو چکا تھا، اور یہی میں چاہتا تھا۔ وہ مزید بولا، لیکن میں اپنی تسلی کے لیے ایک بار پھر بستی میں اعلان کروا دیتا ہوں کہ جو بھی اس اجنبی کو پناہ دے گا وہ دیوتاؤں کے رحم و کرم اور میری دعاؤں کے اثر سے بالکل محروم ہو جائے گا۔ اس بار سنڈریلا نے کچھ بھی نہ بولا، صرف ایک کہکہا لگایا جس میں دنیا بھر کی نفرت اور طنز اور زہر بھرا ہوا تھا۔ حشمت خان کی چپتی ہوئی آواز اسے سنائی دی، کچھ عرصہ اور دل کھول کر کہکا لگا لو میری جان۔ تمہارا یہ لنگور نما شوہر جب ملک عدم سدھار جائے گا اور میرا بھی شعلہ صرف جوان حسیناؤں سے دل بھر جائے گا نا، تو میں بھی تمہیں اٹھا کر اپنی کنیزوں کی ٹولی میں ڈلوا دوں گا۔ پنچایت بڑی خوش ہوگی تمہیں دیکھ کر کہ میں نے پائی کی بیوہ کو ہمیشہ کے لیے سہارا دے دیا۔ کیا سمجھی تم؟ یہ امید پوری ہونے تک تمہاری اپنی ہڈیاں نہیں گل سڑ چکی ہوں گی؟
सिंड्रेला ने फौरन जवाब दिया। हशमत खान ने गालिबन उसकी तरफ से तवज्जो अब तकरीबन हटा ली थी और अपने साथियों से मुखातिब हुआ था। तुम चारों अब इस मकान के गिर्द गश्त पर रहोगे और बहुत होशियारी से निगरानी के फराइज भी अंजाम दोगे। सुबह तक मैं कुछ और आदमी भी यहाँ भिजवा दूंगा। ड्यूटी बदलते रहना और सुनो। इसके बाद उसकी आवाज बहुत मध्यम हो गई। गालिबन वो कुछ और जरूरी हिदायत दे रहा था। मैं अब लेटे लेटे बेहद बोर हो चुका था। दुश्मन बराबर वाले कमरे में मौजूद था। मेरा जी चाहता था कि खंजर या स्टेन गन लेकर उधर घुस पड़ूं और लाशों के ढेर लगा दूं, लेकिन न जाने क्यों फिलहाल जहन इस बात पर आमादा भी नहीं हो रहा था। ऐसा करना खिलाफे मसलहत महसूस होता था मुझे। मैं चाहता था किसी ऐसी जगह हशमत खान से मारका आराई कर लूं जहां सिर्फ उससे और उसके साथियों से आमना सामना हो। दीगर लोग आमने सामने ना ही हो तो बेहतर है। उनसे उलझने का कोई फायदा नहीं था मुझे। बिल आखिर कुछ देर बाद मुकम्मल सकूत छा गया, लेकिन मैं गंदम की पेटी से बिल्कुल बाहर ना निकला। कुछ देर बाद मुझे दरवाजे की तरफ से कपड़ों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। फिर सिंड्रेला ने पेटी में झांकना चाहा और होंठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा करते हुए बोली, सरगोशी ही में बात करना। वो लोग कमरों की दीवारों के पास टहलते नजर आते हैं। मुझे मालूम है, मैंने सरगोशी में कहा। गोया तुम काफी देर से यूं ही गर्दन निकाले पड़े हो और मैं खामखा तुम्हारी फिक्र में मरी जा रही थी। मैंने मध्यम रोशनी में भी उसके होंठों पर मुस्कुराहट देख ली थी। मुझे मालूम था वो फिक्र में मरने वाली औरत बिल्कुल नहीं। अगर वो फिक्र में मर सकती ना तो शायद कब की मर चुकी होती। वो तो पत्थर के कोयले की तरह एक सख्त औरत थी। जितनी ज्यादा गहराई में, जितने ज्यादा वजन तले, जितने ज्यादा अरसे दबी रहती, उसकी सख्त जानी में उतना ही इजाफा होता चला जाता। सुलगने पर अब वो उतना ही ताव दे सकती थी जितना सुलगते अंगारे जल सकते थे। मैंने पहले एक बाजू कंदम से बाहर निकाला, जिसे थाम कर सिंड्रेला ने मुझे सहारा दे दिया, क्योंकि खड़े होते वक्त मैं अपने वजन से बार बार गंदम में धंसता चला जाता था। बाहर आकर मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा हाथ किसी नंगे तार से लिपट गया हो, जिसमें खासी ताकतवर बरकी रौ दौड़ती फिरती हो। मैंने अपने कपड़े झाड़े। मेरे एक कान में गंदम के कुछ दाने घुस गए थे। वो निकाले, फेंके, फिर सरगोशी में उससे पूछा, 4 आदमी तो यहाँ छोड़ गया है, और मजीद कितने आदमी होंगे? 14 आदमी और थे, सिंड्रेला ने अचानक से जवाब दिया। वैसे मेरी मालूमात और अंदाजे के मुताबिक उसके जाननिसारों की कुल तादाद 30-32 से ज्यादा बिल्कुल नहीं, मगर फिर भी इस वादी पर उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। उसकी हिकमत अमली न जाने किन किन चालाकियों पर मबनी है कि उन 30-32 आदमियों से वो एक बहुत बड़ी और खौफनाक तंजीम का सा काम ले लेता है। शायद इस बात की भी एक वजह यह है कि उन लोगों के पास दौलत और असलहा बहुत ज्यादा है। खैर, मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। कहाँ चले तुम? उसने मुझसे सवाल किया। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ताक़ुब में जा सकूं। मैंने भी जल्दी जवाब दिया। पागल हो गए हो क्या? वो आगे बढ़कर मेरा बाजू पकड़ते हुए अचानक से बोली। अभी रास्ते में जगह जगह लोगों की टोलियां खड़ी होंगी। हशमत खान के बाकी साथी भी बस्ती में बिखरे नजर आते होंगे। जरा सब्र करो, जरा सा सब्र। मैं तुम्हें उसके घर पहुंचने का एक महफूज रास्ता बता दूंगी। अभी जरा सब्र करो। उसका घर एक छोटा सा किला है। अगर तुम उसके मुहाफिजों को हलाक करके अंदर पहुंचने में कामयाब हो भी जाओ तो फिर भी अंदर खा कुछ भी होता रहे किसी को इल्म नहीं होगा और आम लोग मदाखलत के लिए वहां बिल्कुल पहुंच भी नहीं सकेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें सिर्फ सब्र करना होगा, और यूं जंगल का तो भूल कर भी कभी रुख न करना। तुमने सुन ही लिया होगा कि वहां सिर्फ और सिर्फ दरिंदे फिरते रहते हैं। उसने मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया और हम एक बार फिर उसी कमरे में आ बैठे जहां पहले बैठे बातें कर रहे थे। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार कमरे में रोशनी बिल्कुल न थी और वो मेरे सामने बैठने के बजाय मेरे करीब ही दीवान पर बैठ चुकी थी। मैं उसके वजूद की खुशबू अपने करीब महसूस कर सकता था। फिर उस खुशबू पर सिगार की खुशबू गालिब आ गई। उसने लाइटर के शोले को हाथों के हल्के में रखते हुए सिगार को दोबारा सुलगा लिया था और फौरन ही लाइटर बुझा दिया था। मैंने तारीक पसमंजर में नारंगी रोशनी में उसका चेहरा चंद लम्हे के लिए देखा तो यही महसूस हुआ जैसे वो एक हसीन याद थी जो जहन के तारीक उफक पर जगमगाई थी और फिर मादूम हो गई थी। उसकी पेशानी पर फिक्रमंदी की लकीरें नमूदार हो रही थी।